स्वागत है आपका विदेश सिविल सर्विस में। हम एमपीपीएससी के पेपर 4 के पार्ट बी को करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसकी यूनिट 4 को शुरुआत करेंगे, जिसमें हमें समग्र व्यक्तित्व विकास ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पढ़ना है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, पढ़ने से पहले आप अपने सिलेबस को देखिए कि उस सिलेबस में आपको किन किन टॉपिक को कवर करना है और क्या उन टॉपिक के बारे में आपको कोई प्री इंफॉर्मेशन है, पहले से आप कोई जानकारी रखते हैं कि नहीं, है ना। जरूर इस बात को देखिए। इस बात से आपको एक चीज का ये तो फायदा होगा एटलीस्ट कि कम से कम ये पता चलेगा कि इस टॉपिक में हमें ये या इस यूनिट में हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, एटलीस्ट ये तो पता चलेगा। इसलिए सिलेबस को देखिए, बार बार देखिए, बेहतर तरीके से देखिए। अगर आप सिलेबस को ठीक से देखते हैं, ठीक से पढ़ते हैं, ठीक से समझते हैं, तो तैयारी का आधा पोर्शन आप उसी समय कंप्लीट कर लेते हैं। हमेशा मैं अपने डे 1 की जो क्लासेज हैं उससे आपको इसी बात को कहते हुए आ रहा हूं, और यकीन है कि आप इस बात पर अमल करेंगे और समझेंगे इस चीज को। मैं आपसे कह रहा था कि हमें पढ़ना है यूनिट 4 किसकी, एमपीपीएससी मेंस पेपर 4 के पार्ट बी की यूनिट 4 पढ़ना है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, समग्र व्यक्तित्व विकास। इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें देखिए आपको पढ़ना है समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास। तो यहाँ व्यक्ति का विकास भी पढ़ना है और राष्ट्र का विकास भी पढ़ना है, दोनों टॉपिक देखेंगे। दोनों में क्या संबंध है इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और क्या चुनौतियां हैं इससे संबंध में इस विषय में भी चर्चा करेंगे। जितनी डायमेंशन हो सकती हैं सोचने की, सारी डायमेंशन में हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। दूसरा, इसमें हमको पढ़ना है व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक, है ना। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं व्यक्ति के विकास में, है ना। अब क्या होते हैं विभिन्न घटक, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको तब मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक होती हैं, उसके बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं हो पाता, उसको हम कहते हैं विभिन्न घटक। फिर है सफलता की अवधारणा। सफलता की अवधारणा का मतलब है कि किसी व्यक्ति के लिए सफलता आर्थिक हो सकती है, किसी के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा सफलता हो सकती है ना। किसी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक उन्नति सफलता हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए भौतिक सुख है वो सफलता हो सकती है। कुल मिलाकर सफलता की अवधारणा व्यक्तिनिष्ठ होती है, विषय विषयनिष्ठ होती है। मतलब कहने का मतलब है कि वो उसकी अलग अलग व्याख्याएं की जा सकती है, व्यक्ति के हिसाब से उसकी व्याख्याएं संभव होती हैं। फिर है सफलता प्राप्त करने में बाधाएं। तो वो कौन कौन सी बाधाएं सफलता प्राप्त करने में जो मनुष्य के सामने आती है, एक ह्यूमन के सामने, नागरिक के सामने आती है ना, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कई तरीके की बाधाएं हैं जिसका सामना व्यक्ति करता है। सफलता के लिए जिम्मेदार कारक, ये आपको पढ़ना है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार टॉपिक है ये आपका, और बहुत इजी है। मतलब ये सब चीजें आप जानते हैं, बस मैं आपको इन चीजों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा या रूबरू कराऊंगा, है ना। आपको सब चीजें पहले से ही पता है, इस बात का मैं दावा करता हूं, आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। देखिए, सफलता के लिए जिम्मेदार कारक, तो वो कौन से फैक्टर होते हैं जो व्यक्ति की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो इस चीज को हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी व्यक्ति की सफलता में। जैसे हम कहते हैं कि निरंतरता होनी चाहिए, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें अनुशासन होनी चाहिए, है ना। लक्ष्य जो है निर्धारित होना चाहिए। उसके बाद धैर्य होना चाहिए, सफलता का एक कारक होता है। और भी कई सारे कारक हैं जो व्यक्ति की सफलता में मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ना है आपको, है ना। इसके बाद आपको पढ़ना है असफलता से सीखना। मतलब इस टॉपिक के अंदर आपको ये पढ़ना है कि जब व्यक्ति फेल होता है तो वो फेलियर से भी बहुत कुछ लर्न करता है। तो असफलता से आप कैसे सीख सकते हैं, और उस असफलता में निरंतर सुधार के अवसर के रूप में उसको जीवन में कैसे स्वीकार करें, है ना। जो आप असफल हुए उसको कैसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करें कि मैं असफल हुआ हूं, तो मैं इससे कैसे सीखकर कुछ बेहतर कर सकता हूं। अब यह है कि अगला इसमें सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। तो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आपको सरकारी योजनाएं नहीं पढ़नी है ना। तो सरकारी योजना का क्रियान्वयन में आपको सरकारी योजनाएं जो है उनके क्रियान्वयन से लेके क्या चुनौतियां हैं सरकार को, अगर सरकार ऊपर से कोई पॉलिसी लागू करती है तो ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है, क्यों वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जागरूकता की कमी है, फंड की कमी है, सिस्टम में जो है एम्प्लॉय कम है ना, एडमिनिस्ट्रेशन तंत्र जो मजबूत नहीं है, तकनीक की कमी है। तो कई सारी कमियां हैं, कई सारी चुनौतियां हैं, जिसके कारण हम जो है अपनी जो पॉलिसी है सरकार वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा पाती। तो उनको चुनौतियों को देखेंगे और उनका कैसे समाधान किया जा सकता है इसको देखेंगे। यही इस टॉपिक में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि कुछ मुद्दे दिए हैं उनसे संबंधित तथ्य और दृष्टिकोणों को देखना है ना। उससे संबंधित कुछ फैक्ट और कुछ आपका ओपिनियन क्या है उसको लेके, किन किन चीजों के बारे में, नागरिक बोध, सिविक सेंस, संस्था के प्रति निष्ठा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, यातायात प्रबंधन, नशाखोरी की प्रवृत्ति, खाद्य पदार्थों में मिलावट, नाइट कल्चर, मूल्य आधारित जीवन और विधिक सहायता
या विधिक जागरूकता कार्यक्रम। इन सब पे आपको तथ्य और दृष्टिकोण प्रोवाइड कराना है, मुझे बताना है कि क्या क्या इससे संबंधित क्या तथ्य है और क्या हम दृष्टिकोण लेके चल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक से, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक ये है समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास, है ना। इसकी शुरुआत करते हैं। तो विकास क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं। समग्र व्यक्तित्व विकास को तो बाद में समझेंगे, पहले इस चीज को समझते हैं कि विकास आखिर क्या होता है। डेवलपमेंट, है ना, इंग्लिश में जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, विकास। तो हम बात करें विकास, आखिर विकास क्या होता है। विकास जो वर्ड है, वो डेवलपमेंट जो वर्ड है, वो एक होलिस्टिक वर्ड है ना। एक होता है ग्रोथ, उसको हिंदी में कहते हैं वृद्धि, है ना, ग्रोथ। और एक होता है डेवलपमेंट। तो जब हम बात करते हैं विकास की, तो विकास जो है अपने साथ कई सारी चीजों को लेकर चलता है। जैसे आर्थिक एक इसका पहलू होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और नैतिक भी कह सकते हैं। कुल मिलाके विकास एक ब्रॉड कंसेप्ट है, बड़ी संकल्पना है। विकास के अंदर हम आर्थिक पहलुओं को भी शामिल करते हैं, सामाजिक पहलुओं को भी शामिल करते हैं, सांस्कृतिक पहलुओं को भी शामिल करते हैं, राजनीतिक को भी शामिल करते हैं और नैतिक पहलुओं को भी शामिल करते हैं। वृद्धि के संदर्भ में वृद्धि का उपयोग मुख्यतः आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है ना। आप नहीं कह सकते कि राजनीतिक वृद्धि हो रही है ना, इस तरीके का उपयोग आप नहीं करते। क्यों? इसको एक त्रुटि के रूप में, वृद्धि क्या है, वृद्धि इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में ज्यादा यूज की जाती है, या क्वांटिटी वाले जो है उस कंटेक्स्ट में यूज की जाती है, क्वांटिटी की मेजर में। पर विकास में, वृद्धि में बात होती है क्वांटिटी की। इस चीज से आप समझ सकते हैं इसको, क्वांटिटी की, ठीक है। और विकास में बात होती है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। यहां बात होगी विकास के अंदर किसकी, गुणवत्ता की और मात्रा की। मात्रा और गुणवत्ता दोनों का ध्यान रखा जाएगा विकास के अंदर, जबकि वृद्धि के अंदर केवल और केवल मात्रा की बात होती है, गुणवत्ता की बात नहीं होती। इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार बच्चों को शिक्षा देना चाहती है। भारत सरकार ने इस बार प्लान किया है कि वो 1 लाख बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराएगी। तो हम अगर वृद्धि के कंटेक्स्ट में देखें, तो सरकार का वो नंबर जो है, क्वांटिटी जो है कि 1 लाख बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराना जो लक्ष्य है, उसको हम बोलेंगे कि शिक्षा में वृद्धि करती हुई सरकार प्रतीत हो रही है। लेकिन हम शिक्षा में विकास कब बोलेंगे, जब वृद्धि के साथ जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण हो, तब हम कहेंगे कि ये जो है शिक्षा में विकास हो रहा है देश के अंदर, ना कि शिक्षा में वृद्धि हो रही है। शिक्षा में वृद्धि एक गुणात्मक पहलू है, लेकिन शिक्षा में विकास गुणात्मक के साथ मात्रात्मक पहलू है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विकास और वृद्धि में आपको अंतर समझ में आया। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है समग्र व्यक्तित्व विकास, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये आपकी यूनिट का नाम है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, समग्र व्यक्तित्व विकास, ये आपकी यूनिट का नाम है, ठीक है। इस यूनिट में हमें पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है समग्र व्यक्तित्व विकास एवं राष्ट्रीय विकास। समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास, ठीक है। इस टॉपिक को हमें कवर करना है, ठीक है। हमने विकास देख लिया क्या होता है ना, मैंने विकास को आपको बता दिया। अब हमें पढ़ना है समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय, व्यक्ति का और राष्ट्र का विकास। तो व्यक्तित्व विकास देखते हैं पहले हम, व्यक्तित्व विकास क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे हम राष्ट्रीय विकास, है ना। पहले इन दोनों को समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, कैसे व्यक्तित्व विकास एक राष्ट्रीय विकास को जन्म देता है, और जब राष्ट्र का विकास होता है तो बेहतर व्यक्ति के रूप में प्रोडक्ट निकल के आते हैं समाज से,
ये भी हम देखेंगे। मतलब कहें कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो समग्र व्यक्तित्व विकास, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जब आप देखोगे व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश में इसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो आपने आमतौर पर सुना होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, आपने आमतौर पर यह सुना होगा कि आमतौर पर आपने ये सुना होगा कि जो पर्सनालिटी है, मतलब किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, अगर उसका फिजिक अच्छा है ना, जिसको हेल्थ हाइट अच्छी है, उसने अच्छा, उसका ड्रेसिंग सेंस है, अच्छे उसने कपड़े पहन रखे हैं, अच्छे से ड्रेसिंग शूज अच्छे हैं उसके, वो किसी के सामने ठीक से प्रेजेंट हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि यार इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, कितनी शानदार है। बट ये आम बोलचाल की भाषा में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मात्र एक हिस्सा होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है। इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी, कई सारी चीजें शामिल होती है, जिसमें हम व्यक्ति के मानसिक विकास की बात करते हैं, इसमें हम व्यक्ति के सामाजिक विकास की बात करते हैं, इसमें हम व्यक्ति के भावनात्मक विकास की बात करते हैं, और इसमें हम व्यक्ति के बौद्धिक विकास की बात करते हैं। बौद्धिक विकास की बात करते हैं ना। इसको जब इन सब चीजों का सम होता है, समागम होता है, मिलन होता है, तब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, जब ये सब चीजें मिल जाती हैं। अब मानसिक विकास क्या होता है? मानसिक विकास से यहां मतलब है कि व्यक्ति मन के स्तर पे उसका डेवलपमेंट हो, वो चीजों को अच्छा बुरा समझने की उसकी क्षमता हो, उसको हम मानसिक विकास कहते हैं। मतलब उसको क्या करना है, क्या करना नहीं, क्या नहीं करना, इस चीज का बोध हो, उसको हम मानसिक विकास की श्रेणी में रखते हैं। आप जब जो थोड़े से एबनॉर्मल लोग होते हैं सोसाइटी में, उसको आप बोलते हैं कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ना? क्यों? क्योंकि वो कहता कुछ है, करता कुछ है। मानसिक विकास से सीधा सा तात्पर्य है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, और आपकी कथनी करनी समाज के अनुरूप हो, तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का मानसिक विकास हो रहा है, या व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम है। तो व्यक्ति का अगर मानसिक विकास ठीक है, मानसिक रूप से समाज के नियमों के आधार पर वो प्रतिक्रिया कर रहा है, जो उसके विचार हैं उन्हीं को वो समाज में इंप्लीमेंट करता हुआ दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है मानसिक रूप से स्वस्थ है। दूसरा, सामाजिक विकास। अब समाज में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होते हैं जो बाहरी दिखाई देने वाली चीजें, और एक होती है आंतरिक, है ना। अब समाज में बाहरी चीजों से मतलब है कि समाज में जिस तरीके की वेशभूषा का धारण किया जाता है, व्यक्ति को उस तरीके की वेशभूषा में रहना है ना। जिस तरीके की समाज में जो है नीतियां बनाई गई हैं, इसमें आंतरिक में हम रख सकते हैं जो समाज के इनहेरेंट नियम है, आंतरिक नियम है, उनका अगर वो पालन करता हुआ हमें दिखता है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का सामाजिक विकास भी हो रहा है। अब यहां एक डिलेमा, द्वंद आपके दिमाग में आ सकता है कि समाज में तो कई अनैतिक चीजें भी होती है, कई अनैतिक नियम भी हैं समाज में संचालित होते हैं, क्या व्यक्ति उनका पालन करे तो भी उसका सामाजिक विकास माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहां जब हम सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव कंटेक्स्ट में ही होगा। सामाजिक विकास का मतलब समाज में स्वीकार्य नियम, समाज में स्वीकार बाहरी और आंतरिक नियम, जो समाज के जो दिखाई देने वाले नियम है और जो नहीं दिखाई देने वाले नियम है, अगर उन नियमों का व्यक्ति पालन करता है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का सामाजिक विकास हो चुका है, व्यक्ति समाज में विकसित अवस्था में है। सामाजिक विकास परिवर्तित होता रहता है ना, सामाजिक विकास नियम। अब भारत का जो समाज है उसमें बहुत विविधता है। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो कल्चर है वो अलग है, राजस्थान का कल्चर अलग है, उत्तर प्रदेश का कल्चर अलग है, केरल तमिलनाडु का कल्चर अलग है, कर्नाटक का कल्चर अलग है, गुजरात का कल्चर अलग है। तो व्यक्ति को वही के सामाजिक नियमों को मानना चाहिए, वहीं के उसी प्रकार की वेशभूषा का पालन करना चाहिए जिस प्रकार की वेशभूषा उस समाज में
पाई जा रही है या देखी जा रही है, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति जो है ओवरऑल सामाजिक नियमों का पालन करता हमें दिख रहा है, मतलब सामाजिक रूप से सक्षम है, समृद्ध है। फिर होता है भावनात्मक विकास। इसमें सामाजिक विकास में कुछ कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं, कॉमन भी होती हैं, जिनको हर समाज स्वीकार करता है ना। जैसे सामाजिक विकास में दूसरों के प्रति सम्मान करना, घृणा का भाव नहीं रखना, सभी के प्रति आदर, है ना, सम्मान उसी में आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटिट्यूड की भावना रखना, और झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, ये सामाजिक नियम है कुछ जो हर जगह लागू होते हैं। ठीक है, तो समाज के हिसाब से जहां समाज बदलता है, भूगोल बदलता है, वहां सामाजिक नियम भी बदलते हैं। लेकिन कुछ जगह सामाजिक नियम नहीं बदलते हैं, वो जो है फंडामेंटल नियम है समाज के, उनको किसी भी कीमत पे नहीं बदला जा सकता। मानव का मानव के प्रति प्रेम रखना एक सामाजिक नियम है, और ये सार्वभौमिक सामाजिक नियम है। इसको आप किसी भी स्थिति में नहीं बदल सकते, भले ही आप किसी भी प्रकार के समाज में रह रहे हो। भावनात्मक, अब भावनात्मक के अंदर यह होता है कि व्यक्ति स्वयं की भावनाओं को समझने के साथ साथ दूसरे की भावनाओं को भी समझे। तो हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति में भावनात्मक विकास हो जाता है, जब वो दूसरों की परेशानियों को समझने लगता है, तो एक प्रकार से एक बहुत बेहतर व्यक्ति के रूप में वो निकल के आता है। इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा हो, आप किसी मॉल गए हैं, तो मॉल में आपको सफाई करने वाले कर्मचारी दिखते हैं। जब वो सफाई करते हैं, जब वो सफाई करने के दौरान पोछा लगा रहे होते हैं, तो कुछ लोग जो है उसी गीले पे से निकल जाते हैं, है ना, और फिर से गंदा कर जाते हैं। वो बेचारा फिर आता है और फिर सफाई करता है, फिर कुछ लोग आते हैं, निकल जाते हैं। मतलब उनमें इमोशन नहीं है, वो इस बात को महसूस नहीं कर रहे कि ये जो व्यक्ति है वो मेहनत कर रहा है, इसको कष्ट होगा इस चीज से। तो हम या तो रुक जाएं 1 मिनट, या कहीं दूसरे पास से निकल के चले जाएं। अगर ये पोछा लगा रहे होते और दूसरा व्यक्ति ऐसा करता, तो उनपे क्या क्या बीतती, है ना। तो भावनात्मक विकास का ये मतलब है कि जो आप खुद के प्रति नहीं चाहते, वो दूसरों के प्रति ना करें। कुल मिला के मतलब आप दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करें, आप वो उस इमोशन को समझने की कोशिश करें जिस इमोशन से वो व्यक्ति काम कर रहा है। तो भावनात्मक विकास क्या हुआ कि दूसरे की भावनाओं को समझना और दूसरे की भावनाओं का आदर करना, स्वयं की भावनाओं को समझने के साथ साथ, उसको हम कहते हैं भावनात्मक विकास। और बौद्धिक विकास क्या होगा, तो व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर, तर्क के स्तर पर चीजों को आकलन करे। सामाजिक, जैसे मैंने आपको बताया कि समाज में कुछ कुरीतियां भी होती हैं, तो जब व्यक्ति का बौद्धिक विकास होगा तो वो फिल्टर कर लेगा कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी नहीं है। बौद्धिक विकास के कारण व्यक्ति जो है, जो समाज की निरंतरता है उसके साथ भी बना रहता है। तो समाज के नियमों में क्या बदलाव करने हैं, एक बौद्धिक व्यक्ति बेहतर तरीके से कर सकता है। तो जिस व्यक्ति का सामाजिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, भावनात्मक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट निकल के आएगा ओवरऑल, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट होगा, शानदार व्यक्ति होगा, है ना। इसी को हम कहते हैं ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सिर्फ कपड़े अच्छे पहनने वाला व्यक्ति पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खरा नहीं उतर सकता, है ना। उसमें बुद्धि नहीं है, उसके पास विवेक नहीं है, सोच नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास भावनात्मक समझ नहीं है, तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि ये शानदार पर्सनालिटी है ना। शानदार पर्सनालिटी का मतलब तो उसके अंदर सभी गुणों का समागम होना चाहिए, जो हमने अभी बात की है। तो ये है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें व्यक्ति के अंदर इन गुणों का होना आवश्यक है। अब फिर नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, राष्ट्रीय विकास क्या है। राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय विकास। अब राष्ट्रीय विकास में भी हमें पढ़ना है समग्र राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय विकास मैंने आपको बताया क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को भी मेजर करते हैं विकास के कंटेक्स्ट में। तो राष्ट्रीय विकास मतलब देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक एवं नैतिक, है ना। ये कुछ फैक्टर आ सकते हैं राष्ट्रीय विकास के अंदर कि देश का आर्थिक विकास भी हो, देश का सामाजिक विकास भी हो, देश का सांस्कृतिक विकास भी हो, देश का मनोवैज्ञानिक विकास भी हो। क्योंकि जब तक व्यक्ति के मन ठीक नहीं होंगे तब तक राष्ट्र का मन ठीक नहीं होगा। और मन से मतलब इंटेंशन, कि राष्ट्र की सोच क्या है, राष्ट्र करना क्या चाह रहा है।
अगर राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर निराशा आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि राष्ट्र के अंदर भी निराशा आ जाएगी। तो राष्ट्रीय विकास जो है वो डिपेंड करता है लोगों के विकास पे। तो लोगों के विकास पे हमने देखा था कि मानसिक विकास व्यक्ति का जरूरी है, मानसिक को मनोवैज्ञानिक विकास भी कह सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक विकास राष्ट्र का भी आवश्यक है। जब राष्ट्र के समग्र विकास की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि उस राष्ट्र का मनोवैज्ञानिक विकास होना चाहिए। जब व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक विकास होगा तभी राष्ट्र का मनोवैज्ञानिक विकास होगा। मनोवैज्ञानिक विकास का अर्थ है कि जो राष्ट्र का मन है, जो राष्ट्र का मन कौन है? व्यक्ति है, भारत के लोग है राष्ट्र का मन। तो जो राष्ट्र का मन है वो राष्ट्र की जो सोच है वो ऊंचे लेवल की होगी और राष्ट्र हमेशा प्रगति की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि राष्ट्र का मनोवैज्ञानिक विकास आवश्यक है। राष्ट्र का राजनीतिक विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विकास को अंजाम कौन देगा? एक सकारात्मक राजनीति देश के अंदर होनी चाहिए, तभी एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए। राजनेता देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होना चाहिए, राजनेता विजनरी होना चाहिए, राजनेता देश की आने वाली आवश्यकताओं को समझने वाला होना चाहिए। इसलिए हम कहें कि राजनीतिक विकास जरूरी है। राजनीतिक विकास होगा तभी राष्ट्रीय विकास संभव है। फिर है नैतिक विकास। तो समाज में नैतिक नियमों का पालन करें लोग, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये समाज के जो मानदंड है उनको मानते हुए चलें। इससे सामाजिक समरसता बनी रहेगी, लोग एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहेंगे। जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है देश जो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह की प्रगति कर पाएगा और यही सब के कारण संभव होगा राष्ट्रीय विकास। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं कि भाई राष्ट्रीय विकास और व्यक्तित्व विकास में क्या संबंध है। व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास में संबंध, क्या संबंध है? ठीक है, तो अगर हम एक वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो इसको मैं मानता हूं राष्ट्र। ये जो बड़ा सर्कल है ये है क्या है? ये है राष्ट्र। ठीक है, और ये एक छोटा सर्कल बनाता हूं, ये है व्यक्ति। ये है व्यक्ति। तो सारे के सारे व्यक्ति राष्ट्र के अंदर रह रहे हैं। राष्ट्र एक बड़ी संकल्पना है, उसके अंदर सभी व्यक्ति रह रहे हैं। तो व्यक्ति अगर ना हो तो राष्ट्र होगा क्या? राष्ट्र कैसे बनता है? व्यक्तियों से मिलकर राष्ट्र बन रहा है। अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो राष्ट्र भी नहीं होगा। ये कई सारे व्यक्ति हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सही बहुत सारे व्यक्ति हैं और एक ये राष्ट्र है। ठीक है, कई सारे व्यक्तियों से मिलकर राष्ट्र बना है। तो राष्ट्र, व्यक्ति नहीं होंगे तो राष्ट्र नहीं होगा, और राष्ट्र नहीं होगा तो व्यक्ति तो हो सकते हैं, लेकिन क्या विकसित या हम कहें ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि सभी गुणों से परिपूर्ण मानव होगा क्या? असंभव है, असभ्य मानव होगा। जैसे आप आदि मानव का जब समय देखते हैं तो वहां एक राष्ट्र या राज्य जैसी संकल्पना नहीं थी। राष्ट्र और राज्य जो है व्यक्ति को सभ्य बनाने में योगदान करता है। राज्य और राष्ट्र जो है समाज में नियमों को पालन करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है, या कहें कि व्यक्ति को बांधता है कि आपको सामाजिक नियमों का पालन करना ही है। इसलिए राष्ट्र एक बहुत आवश्यक जरूरत हो जाती है व्यक्ति के विकास के लिए। तो व्यक्ति का विकास तब संभव है जब वो किसी राष्ट्र या राज्य में संचरण कर रहा हो। लेकिन राष्ट्र और राज्य कैसा होना चाहिए? राष्ट्र और राज्य ऐसा होना चाहिए जो विजनरी हो, जहां उस राष्ट्र का भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हो चुका हो, तभी तो वो व्यक्ति का विकास कर पाएगा, है ना। और व्यक्ति का जब विकास होगा तो वो राष्ट्र के विकास में योगदान देगा। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए समाज के अंदर जो है ऐसे व्यक्ति पाए गए हैं जो बौद्धिक रूप से सक्षम है, जिनके अंदर सामाजिक चेतना उत्कृष्ट अवस्था में है, जिनके अंदर भावनात्मक समझ है, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति एक अच्छा प्रदेश बनाएंगे, या कहें कि एक अच्छी जिले का निर्माण करेंगे, और ये अच्छे जिले अच्छे प्रदेश का निर्माण करेंगे, और अच्छे प्रदेश जब बनेंगे तो अच्छे देश और अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो अच्छे व्यक्तियों से ही अच्छा राष्ट्र संभव है। और अच्छे राष्ट्र अच्छे व्यक्ति कैसे संबंध है? जब राष्ट्र अच्छा होगा, राष्ट्र का विजन अच्छा होगा, राष्ट्र के अंदर राजनीतिक चेतना होगी, राष्ट्र के अंदर नैतिक नियम होंगे, है ना, राष्ट्र मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर काम कर रहा होगा, तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति हैं वो भी बेहतर निकल कर आएंगे। जब राष्ट्र जो है, राज्य जो है व्यक्तियों को स्किल सेट दे रहा होगा, है ना, काम दे रहा होगा, रोजगार दे रहा हो, मतलब उनका आर्थिक विकास, शिक्षा दे रहा हो, स्वास्थ्य दे रहा हो, तब व्यक्ति का विकास हो पाएगा। तो राज्य कुछ सुविधाएं देगा, व्यक्ति उसके बदले राज्य को
कुछ देंगे, राज्य व्यक्ति को देगा, व्यक्ति राज्य को देगा, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे को पूरा करेंगे, तभी राष्ट्र और व्यक्ति का विकास संभव हो पाएगा। दोनों अपने आप में अधूरे हैं, दोनों का विकास एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। यही इन दोनों के बीच में एक मोटा मोटा संबंध होता है राष्ट्र के और व्यक्ति के। अब देखिए, राष्ट्रीय विकास अगर हो रहा है किसी देश के अंदर, राष्ट्रीय विकास में व्यक्तिगत विकास का क्या योगदान है, इस चीज को देखते हैं। राष्ट्रीय विकास में, किसी देश के विकास में व्यक्तिगत विकास का क्या योगदान है ना। तो इसको देखते हैं। इसको मैं आपको एक स्लाइड से बता देता हूं, बहुत नॉर्मल से इसमें पॉइंट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं फटाफट। ये कोई डेफिनेशन है, ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यह देखिए, राष्ट्रीय विकास में व्यक्तिगत विकास की क्या भूमिका है। तो जिस देश के अंदर व्यक्तित्व विकास होगा, शानदार तरीके के व्यक्तित्व होंगे, तो सीधी सी बात है वहां मानव पूंजी में योगदान करेंगे वो, है ना। मानव पूंजी में योगदान करने का मतलब है जो ह्यूमन एसेट होते हैं वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्किलफुल लोग हैं, स्किलफुल मैन पावर है, तो देश के विकास में निश्चित तौर पर वो योगदान करेगी। तो इसी का मतलब है कि अगर व्यक्ति का समग्र विकास होता है तो मानव पूंजी में योगदान दे सकता है, वो देश के अंदर कौशल और दक्षताओं को बढ़ा सकता है ना। अगला है नेतृत्व और प्रशासन पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, शासन पर प्रभाव पड़ सकता है। जब देश के अंदर विकास होगा, जब विकसित लोग होंगे, विकसित मानसिकता के लोग होंगे, तो वो शासन जो है उसको भी एक कदम, क्योंकि शासन जो है व्यक्तियों को शासित करने के लिए होता है, तो शासन को भी अपने स्तर को एक कदम उठाना पड़ेगा, और जो नेतृत्व करने वाला है शासन, वो भी अपने आप को एक कदम ऊपर उठाएगा। तो हम कहें कि जब समाज का विकास होगा तो राजनीति का विकास होगा, तो राष्ट्र में शासन करने वाले लोगों का, संस्थाओं का विकास भी उच्चतम स्तर पर होगा, है ना। तो यही लिखा है, नेतृत्व और शासन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कैसा? सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इनका भी अपने आप में अपलिफ्टमेंट होगा जब व्यक्ति का विकास होगा। तो सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है। जैसे हम सांस्कृतिक विकास पढ़ते हैं, सामाजिक विकास पढ़ते हैं, तब उसमें व्यक्ति संस्कृति और समाज को समझता है, संस्कृति और समाज की अच्छाइयां और बुराइयों को समझता है, सारे धर्म संप्रदाय की अच्छाइयों और बुराइयों को समझता है। तो ऐसे में सामाजिक सामंजस्य बढ़ता है। यहां जैसे भारत देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है, कई धर्म सारे एक साथ रहते हैं, है ना। धर्मों के अंदर कई संप्रदाय, मतलब हम कहें धर्म नहीं कहें संप्रदाय करें, संप्रदाय को के अंदर कई उप संप्रदाय रहते हैं, उन उप संप्रदाय के अंदर कई अन्य उप संप्रदाय रहते हैं। ऐसे में सामाजिक सामंजस्य एक चुनौतीपूर्ण बात हो जाती है हमारे देश के लिए। तो जब व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और वो सभी संप्रदाय की अच्छी बुरी बातों को समझेगा, तो उनके बीच विभेद नहीं होगा, सामंजस्य का भाव रहेगा। यही राष्ट्रीय विकास में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। राष्ट्रीय संस्कृति पर प्रभाव, है ना। तो जो हमारा नेशनल कल्चर है वो और एनरिच होगा और फ्लोरिश होगा, और देश विदेश में उसका गुणगान होगा जब व्यक्ति का राष्ट्रीय विकास होगा। तो जब व्यक्ति का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। और राष्ट्र का विकास कैसा होगा? राष्ट्र के विकास में संस्कृति पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और मनोवैज्ञानिक कल्याण में भूमिका, तो मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी, है ना, तो नेशनल साइकोलॉजी है जो, वो बदलेगी। व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति का विकास ठीक रहेगा तो देश का विकास भी ठीक रहेगा, देश की सोच ठीक रहेगी, तो देश की जो मानसिकता है वो अपने आप को ऊपर उठाने की, अपलिफ्ट करने की रहेगी। कब? जब व्यक्तियों का विकास होगा तब, है ना। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति जो है राष्ट्र के विकास में योगदान करे, और राष्ट्र और राज्य जो है वो व्यक्तियों के विकास में योगदान करे, तभी जाकर हम एक अच्छे, एक उज्जवल और एक शानदार भारत को देख पाएंगे, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि 2047 तक हम एक विकसित भारत को देखेंगे। और वो विकसित आर्थिक संदर्भों में नहीं होगा, वो आर्थिक, सामाजिक संदर्भ, राजनीतिक संदर्भ, सांस्कृतिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ, सभी आयामों में वो परिपक्व राष्ट्र होगा, और वास्तव में वो समग्र राष्ट्रीय विकास को लेकर आएगा। ठीक है, ऐसी हम आशा रखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो है नेशनल डेवलपमेंट से। अब आप दूसरा टॉपिक देखेंगे,
तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ मैं आपको दिखा दूं। तो अभी हमने पहली लाइन देख ली, समग्र व्यक्तित्व और राष्ट्रीय विकास, है ना। व्यक्तित्व विकास बता दिया मैंने आपको, राष्ट्रीय विकास बता दिया, दोनों के बीच संबंध बता दिया, ठीक है। और कैसे राष्ट्रीय विकास में व्यक्तित्व विकास योगदान कर सकता है यह बता दिया। एक चुनौती और बता देता हूं मैं आपको, फिर हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे कि राष्ट्रीय विकास में चुनौतियां क्या है ना। राष्ट्रीय विकास के संबंध में चुनौतियां, राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में चुनौतियां क्या है। तो पहली चुनौती ये है विविधता। हमारे देश में बहुत ज्यादा विविधता है ना। कोस कोस पर वाणी बदले, ऐसा आपने सुना होगा ना। तो अनेक भाषा हैं, अनेक संप्रदाय हैं, उनके उप संप्रदाय हैं, अनेक रीति रिवाज है, अलग अलग मानने वाले लोग हैं। ऐसे में इनको एक छत के नीचे रखना, मतलब एक छत मतलब एक देश के अंदर पिरोकर रखना एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज हमारे सामने विविधता के संदर्भ में चुनौती को देखने को मिलती है। दूसरा है क्षेत्रीयता की भावना। आपने देखा होगा कि विभिन्न विभिन्न समय पे आजादी के बाद से ही कई राज्यों की स्वतंत्र राज्य की मांग होती है, कई क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्य की मांग होती है, और आज भी ये मांग उतनी ही प्रासंगिक है। गुजरात स्वराष्ट्र की मांग करता है, तो मध्य प्रदेश बघेलखंड बुंदेलखंड की मांग करता है। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही हाल है ना। उसका जो पश्चिमी रीजन है वो अपने आप को अलग करने की बात करता है। इधर हम बात करें नागालैंड की, तो वहां पर भी ये इस प्रकार की हिंसाएं होती रहती। असम की बात करें तो वो एक जो पहाड़ी एरिया है गोरखाओं का, वो अलग तरीके के टेनेंट की मांग करता है कि हमें अलग राज्य स्वायत्तता दी जाए, है ना। तो कोई भी राज्य आज भारत में बात करें तो इससे अछूता नहीं है। तो क्षेत्रीयता की जो भावना है लोगों के अंदर, वो भी एक राष्ट्र के विकास में चुनौती के रूप में काम करती है। तो एक हो गया विविधता, एक हो गई क्षेत्रीय भावना। तीसरा हो हम कह सकते हैं धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता, आज आप देखते हैं कि धर्म के नाम पे कितनी सारी चीजें, राइट्स होते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं। कितने होते हैं इस बात पे डिबेट हो सकती है, और कितने करवाए जाते हैं, कितने दिखाए जाते हैं, इस बात पे भी डिबेट हो सकती है। लेकिन ओवरऑल देखें कि हमें दिखते तो हैं एटलीस्ट सोशल मीडिया पे, कितने फेक होते हैं, कितने नैरेटिव सेट करने के लिए होते हैं, वो अलग विषय है। पर धार्मिक कट्टरता जो है वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय विकास के सामने एक चुनौती के रूप में हमें देखने को मिलता है। फिर हम कहें राजनीतिक शून्यता, तो नहीं कहेंगे इसको, शून्यता का मतलब तो पूरा तरीके से एब्सेंस होती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कह सकते हैं। इच्छा शक्ति की कमी, है ना। राजनीति जो है वो देश को आगे नहीं रख के कुर्सी को आगे रखने की, अभी भी उसकी पूरी की पूरी जो क्रियाकलाप होते हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के संदर्भ में होते हैं, बल्कि ना कि राष्ट्र के संदर्भ में होते हैं। ज्यादातर सामान्यता ये देखा गया है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तो क्या ही बात करें, वो विपक्षी पार्टियां तो और ही बेहतर और बदतर परफॉर्म कर रही हैं इस मामले में, है ना। उनको स्वहित दिखते हैं, राष्ट्र के हित नहीं दिखते। तो जब राजनीतिक पार्टियां जो देश चला रही हैं, जब वही देश के बारे में नहीं सोचेगी तो हम देश के विकास के बारे में कैसे सोच सकते हैं। आम नागरिक क्या ही कल्पना कर सकता है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो कमी है, इच्छा शक्ति की कमी, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में। एक चुनौती ये हो जाती है, ठीक है। और भी कई सारी चुनौतियां हो सकती हैं, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास के संबंध में देश के अंदर गरीबी, शिक्षा, अंधविश्वास जैसी चीजों का होना, है ना, कहीं ना कहीं ये भी जो है देश के सामने राष्ट्रीय विकास को चुनौती देते हुए हमें दिखते हैं, ठीक है। और एक आध और अगर बात करें, कई चीजें हो सकती हैं, संसाधनों की कमी, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं जो राष्ट्रीय विकास में हमें चुनौती के रूप में देखने को मिलती हैं, ठीक है।
अब हम जो है, मैं आपको जो बोल रहा था, अगले टॉपिक पे आते हैं जो आपको पढ़ना है। पहला टॉपिक कंप्लीट, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक कंपोनेंट, है ना, जिनसे मिलके व्यक्ति का विकास होता है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे व्यक्ति का विकास होता है, उन चीजों को देखना है। जैसे इस एग्जांपल से समझे, विभिन्न घटक का मतलब है कि आप एक कार को देखते हैं, कार कैसे बनती है। कार में एक टायर होता है घटक के रूप में, है ना, उसका स्टीयरिंग होता है, प्लास्टिक का कुछ मटेरियल उसमें यूज होता है, तो प्लास्टिक को एक घटक मान लेते हैं। एक घटक लोहा मान लेते हैं जिससे उसकी बॉडी बनी होती है ना। एक घटक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को मान लेते हैं जिसके अंदर जिनका यूज करके चिपसेट को बनाया जा सकता है। एक घटक के रूप में कुशन और फोम को मान लेते हैं जिससे सीटों का निर्माण किया जाता है ना। रबर को मान लेते हैं जिससे बहुत सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं गाड़ी के। तो व्यक्तित्व विकास के घटकों में आप देख रहे हैं क्या है, लोहा भी है, रबर भी है, ग्लास भी है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी है, टायर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब क्या कर रहा है, एक कार को जन्म दे रहा है। ऐसे एक व्यक्ति, जो व्यक्तित्व है, उसके निर्माण के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं, समग्र व्यक्ति का विकास कैसे पॉसिबल होता है ना, उसको हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो ये देखिए यहां मेंशन है व्यक्तित्व विकास के घटक, ये मैंने यहां पे मेंशन किए। व्यक्तित्व विकास के घटक कौन कौन से घटक है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, है ना। पहला घटक है आत्म जागरूकता, ठीक, आत्म जागरूकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। तो व्यक्ति के अंदर सबसे पहली चीज तो खुद आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएगा। नहीं तो आप व्यक्ति के अंदर कितनी भी क्षमता है, कितनी भी उसको सुविधाएं प्रोवाइड करा दीजिए, किसी भी प्रकार की संस्कृति दे दीजिए, अगर व्यक्ति खुद से हार गया है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहला गुण उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो यह काम कर सकता है, तभी व्यक्ति का विकास संभव हो पाता है। अगर वो हार जाता है और, तो मैं नहीं मानता कि सारी सुविधाओं के बाद भी व्यक्ति का विकास संभव है। तो पहली चीज होनी चाहिए आत्मविश्वास, या इसको सेल्फ अवेयरनेस बोल रहे हैं, है ना, आत्म जागरूकता बोल रहे हैं। अभी अवेयर होना चाहिए, खुद के प्रति जागा हुआ होना चाहिए। और दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए, स्वयं के प्रति जागा हुआ हो और उसके अंदर आत्मविश्वास हो, तभी वो विश्वास को विकास को कर पाएगा, है ना। दोनों में क्या अंतर है, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में। सेल्फ अवेयरनेस मतलब स्वयं के प्रति जागरूक होना, जागरूक होना कि भाई मैं क्या हूं, मैं चेतन हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं बहुत सारा कुछ कर सकता हूं, मैं दूसरों से बेहतर कर सकता हूं। अपने ऊपर अपने को जानना, है ना, अपने आप को पहचानना। और आत्मविश्वास क्या है कि अपने ऊपर विश्वास करना कि मैं कर ही सकता हूं, ठीक है। फिर होनी चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ होनी चाहिए। जो व्यक्ति खुद की भावनाओं के साथ साथ दूसरे की भावनाओं को समझने की शक्ति रखता है, उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति जो है, वो खुद के विकास के साथ साथ समाज के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और एज ए सिविल सर्वेंट तो बहुत ही शानदार रोल प्ले कर सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में बताता हूं मैं। छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, और उन्होंने छत्तीसगढ़ के ट्राइबल बस्तर एरिया में बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम किया। वो ऐसा इसलिए कर पाए, जब उनका इंटरव्यू हुआ उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर पाए, कई कलेक्टर बने यहाँ पर लेकिन कोई इस तरीके का बदलाव नहीं लेकर आ पाया जो आपने पिछले 3-4 सालों में लेके आए हैं। जब वो उस इलाके में कलेक्टर लगे थे, तो कुछ लोग जो नक्सलवादी लोग थे, उनको जान से मारने की धमकियां दिया करते थे। तो वो एक अपने इंटरव्यू सेशन में बताते हैं कि उस समय मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने आसपास 4-5 गार्डों को भी रखता था, और खुद जब सोता था तो मेरे बेड के दोनों तरफ तकियों के साथ AK-47 रखी होती थी। तो ऐसी स्थिति में जाके वो काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि ये सब मैं ये इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास भावनात्मक समझ थी, इमोशनल इंटेलिजेंस का मैंने यूज किया। मैंने उनकी भावनाओं को समझा कि आखिर वो ये कर क्यों रहे हैं, मैंने उनका उसके कारण को समझने की कोशिश की। मैंने पाया कि पहली बात तो इन व्यक्तियों में असुरक्षा की भावना है प्रशासन को लेके। इनको ये लगता है कि प्रशासन हमारा हितैषी नहीं, हमारा विरोधी है। तो मैंने कुछ समय तक इस भावना को उनसे हटाने की कोशिश की, क्योंकि मैं उनकी भावना को समझ रहा था। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो राज्य है वो आपकी सेवा के लिए है, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, हम आपके विरोधी नहीं है। उनको समझाया, उनको बात समझ में आई। जो व्यक्ति वहां विकास नहीं करने देना चाह रहे थे, 6 महीने बाद वही व्यक्ति
उस कलेक्टर को प्रोटेक्शन देते हुए नजर आए और उस एरिया में जबरदस्त तरीके से हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस सभी का विकास हुआ, है ना। बहुत और उनकी स्कूलिंग में आप देखेंगे, कैरिकुलम देखेंगे, उनका सिलेबस देखेंगे उन बच्चों का, तो उसमें ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ाया जा सकता था क्योंकि बच्चा एप्पल से परिचित नहीं था। तो उन्होंने जो लोकल लैंग्वेज थी, जैसे ई फॉर, जैसे हिंदी में पढ़ा रहे हैं ई फॉर, हमने कहा एलिफेंट, तो ई फॉर वो कुछ वहां पाई जाने वाली चीजों को पढ़ाते थे। आ फॉर जैसे आ बा सा ई से इमली भी होता है, तो इमली को ई से पढ़ाते थे, इत्ता पढ़ाते थे। मतलब लोकल में पाई जाने वाली चीजों को उन शब्दों के साथ उन्होंने कोरिलेट करके पढ़ाया। कहने का मतलब यह है, तो उन्होंने वो बच्चे चीजों को ज्यादा अच्छे से ग्रास्प कर पाए, समझ पाए। तो उन्होंने ये सब कैसे कर पाए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की समझ से कर पाए। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक चीज हो जाती है किसी व्यक्ति के और एटलीस्ट सिविल सर्वेंट के विकास के लिए, है ना। कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, इसका भी वो कलेक्टर साहब ने बहुत यूज किया होगा, क्योंकि एक बेहतर कम्युनिकेशन जो है हर मुश्किल से मुश्किल राह को आसान बना देता है। तो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल जिसकी जितनी बेहतर होती है, वो अपनी बात उतनी अच्छी से प्रेजेंट कर सकता है और प्रेजेंट करने की क्षमता रखता है। तो कम्युनिकेशन स्किल एक व्यक्तित्व विकास में बहुत आवश्यक गुण हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त चीज है। टाइम मैनेजमेंट व्यक्ति की सफलता में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में टाइम मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है ना। उस व्यक्ति का विकास बेहतर तरीके से संभव हो पाएगा जो अपने टाइम लिमिटेशन में काम करता है, समय प्रबंधन का जिसको अंदाजा होता है। अनुकूलनशीलता, एडोप्टेबिलिटी, है ना। किसी एडोप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी वातावरण में अपने आप को एडॉप्ट कर लेना, है ना। एडॉप्ट कर लेना मतलब उसके अनुकूल हो जाना। जैसे जानवरों में अनुकूलनशीलता होती है। इसका एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि जब ठंड के दिन होते हैं, जब आप सोते हैं, तो जब आपको ठंड लगती है तो अपने आप शरीर आपका ना सिकुड़ने लगता है और आप बिल्कुल रजाई में छोटे से होकर सो जाते हैं। अनुकूलनशीलता, जब आपको ठंड लगी तो आपके शरीर ने उस ठंड के अनुरूप अपने आपको सिकोड़ लिया, और जब आपको गर्मी लगती है तो आप चादर वादर फेंक के पूरा फैल के सो जाते थे। तो ये गर्मी के अनुरूप आपके शरीर ने को आपने एक्सपांड किया, तो ये होती अनुकूलनशीलता। ऐसे ही व्यक्ति जिस माहौल में रह रहा है उसको उसके अनुकूल होना पड़ेगा, होना चाहिए, तभी वो बेहतर तरीके से विकास कर पाएगा, खुद का भी और उस जगह का भी। जैसे मैंने आपको अभी बस्तर कलेक्टर की बात कर रहा था, अगर वो उनके अंदर एडोप्टेबिलिटी नहीं होती, उस समय उस एरिया को जानकर वहां उस तरीके की चीजों को अपने अंदर इनहेरेंट किया, उन्होंने समझा, जाना, उनकी भावनाओं को समझा, ये कैसे कर पाए, अनुकूलनशीलता, एडोप्टेबिलिटी। उन्होंने वहां की चीजों को स्वीकारा, वहां का खाया, वहां के लोगों में विश्वास दिखाया, जताया, तभी वो कर पाए। फिर होती है नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल। ये तो बहुत जरूरी चीज है, ये सब जानते ही हैं कि लीडरशिप जो स्किल है वो व्यक्ति की विकास में सहायक होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना, आशावादी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। नेगेटिव दृष्टिकोण आपके अंदर नहीं आना चाहिए। आप कितनी भी बार फेल हो जाए, आपको ये याद रखना चाहिए कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा ही। इसलिए आप फेल होने के बाद भी अपने अंदर कभी भी नकारात्मक भाव नहीं लाएंगे। पता नहीं डेस्टिनी आपको कहां ले जा रही है, किस तरफ ले जा रही है, ठीक है। इसलिए कभी भी अपने अंदर नकारात्मक विचार ना लाएं। और फिर लगातार सीखना, कंटिन्यूटी, एक बहुत ही शानदार गुण होता है व्यक्ति के विकास के लिए, निरंतर सीखना। निरंतर सीखने वाला व्यक्ति हमेशा विकास की तरफ बढ़ता रहता है। और मनुष्य की सारी यात्रा जो है वो निरंतर सीखने के लिए है। मनुष्य पैदा ही इसलिए हुआ है क्योंकि भी सीखता रहे। अगर मनुष्य पूर्ण होता तो फिर वो होता ही क्यों, है ना। तो मनुष्य हमेशा सीखने के लिए, इसलिए हमें हमेशा सीखता रहना चाहिए। और व्यक्तित्व मूल्य, एक गुण होता है कि व्यक्ति के जो गुण मूल्य हैं उनके आधार पर व्यक्ति को चलना चाहिए। व्यक्ति के मूल्य व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामाजिक भी हो सकते हैं, लेकिन उसको सामाजिक मूल्यों को वरीयता देना चाहिए क्योंकि व्यक्ति समाज का एक अंग होता है। तो व्यक्तित्व मूल्यों पर अगर व्यक्ति चलेगा तो कह सकते हैं हम कि वो उसके व्यक्तित्व विकास में सहायक हो सकते हैं और व्यक्तित्व विकास में योगदान कर सकते हैं। तो ये है व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक जो कि हमने एक एक करके देख लिए। सीधा का सीधा एमपीपीएससी में यही क्वेश्चन आएगा, आपको बस व्यक्तित्व विकास क्या होता है थोड़ा सा बता के ये छाप देने हैं, कुछ भी नहीं करना। इसमें से 6-7 भी आपको याद रह गए तो आपका काम वहां बन जाएगा। और इसमें देखिए क्या नया है, मतलब कौन सी चीज है जो आपने नहीं पढ़ी, कौन सी चीज मैंने आपको नहीं बता दी इसमें, बस मैंने आपको उससे परिचय कराया। मैं आपसे कह रहा था कि कुछ भी आपको नया नहीं लगेगा। मैंने आज पूरी क्लास में आपको क्या नया बताया, एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं जानते होंगे, जो आपने नहीं सुना होगा, बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक जगह आपको बता दिया चीजों को।
तो ये हो गए व्यक्तित्व विकास के घटक। अगला सिलेबस में देखते हैं टॉपिक क्या पढ़ना है हमें। हमें पढ़ना है सफलता की अवधारणा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सफलता की विभिन्न विभिन्न अवधारणाएं होती है, हर व्यक्ति के लिए सफलता अलग हो सकती है। तो सफलता की अवधारणाओं को हम देख लेते हैं जरा कि सफलता की कौन कौन सी अवधारणाएं प्रचलित है। ठीक है, इसको देखते हैं हम। सफलता, ठीक है, सफलता की अवधारणाएं। अवधारणाओं में देखें कि पहली अवधारणा जो सफलता के संदर्भ में चलती है वो भौतिकवादी अवधारणा चलती है। इस अवधारणा के अंतर्गत आप देखेंगे कि जिसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, उसको समाज सफल मानता है और कहता है कि ये जो व्यक्ति है सफल है। इसको हम कहते हैं सफलता की भौतिकवादी अवधारणा। दूसरी अवधारणा है इसमें व्यक्तिगत पूर्ति, पर्सनल फुलफिलमेंट। जब व्यक्ति अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है तो कह सकते हैं कि वो अपने आप को सफल प्रतीत करता है कि मैंने अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है और अब मैं सफल हूं। ये व्यक्तिपरक व्यक्ति होता है, इसको लोगों से और समाज से बहुत मतलब नहीं होता है ना। तो ये व्यक्ति की व्यक्तिगत अवधारणा है सफलता की। एक होती है प्रोफेशनल या पेशेवर अवधारणा, जिसको हम कहते हैं कि व्यक्ति जो काम कर रहा है, जिस फील्ड में है, उसको उसमें अगर वो सक्सेस मिल जाती है, जैसे वो क्लर्क है तो वो मैनेजर बन जाए, फिर जनरल मैनेजर बन जाए, टॉप की पोजीशन पे पहुंच जाए, तो वो बोलेगा कि जो मैं अपना जो जिस काम में था मैंने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं बहुत आगे बढ़ा। तो ये कहें कि हमें ये पेशेवर सफलता है ना। और एक होती है आध्यात्मिक सफलता। इन सबसे परे कुछ व्यक्ति इन सब चीजों को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना आध्यात्मिक को महत्व देते हैं। उनके हिसाब से बहुत बड़ी गाड़ियां होना, बहुत बड़ा घर होना, बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाना, व्यक्तिगत चीजों की आपूर्ति हो जाना, ये सब चारवाक की सोच है। चारवाक की सोच का मतलब है कि ये भौतिकवादी सोच है मात्र, है ना। इसके ऊपर वो कहते हैं कि आत्मसंतुष्टि का भाव हो, आप संतुष्ट हो जाएं, तभी हम व्यक्ति को सफल मानेंगे। क्योंकि ऐसे तो आपाधापी लगी रहेगी। व्यक्ति 2.5 लाख की कार से शुरू करेगा और 250 करोड़ तक की कार की तरफ बढ़ जाएगा और वो रुक के कभी ये नहीं देखेगा कि वो ये कर क्यों रहा है। इसको आप एक कहानी से समझ सकते हैं कि एक ट्रेन में 2 व्यक्ति सफर कर रहे होते हैं। व्यक्ति बहुत सारे होते हैं लेकिन 2 व्यक्ति आसपास खड़े होते हैं, सफर कर रहे होते हैं। एक तीसरा व्यक्ति जो है उनसे समय पूछता है। तो एक व्यक्ति जो है अपने जेब से वॉच निकालता है, टूटी हुई घड़ी रहती है उसकी, और वो कहता है 10:05 हो गए। और दूसरा व्यक्ति जो है वो प्रश्न पूछता है कि टाइम क्या हुआ। तो दोनों व्यक्ति टाइम बताते हैं। दूसरा व्यक्ति एक महंगी घड़ी हुई पहना रहता है और वो उसे टाइम बताता है और कहता है 10:05 हो गए। वो व्यक्ति जो है जिसने समय पूछा, दोनों को एक ही जवाब मिला, उसको 10:05 तो दोनों ने टाइम बताया। तो जो दूसरा व्यक्ति था जिसने 4 लाख रुपए की घड़ी पहनी थी और जो जो टूटी हुई घड़ी पहन के बैठा था, उसकी घड़ी जो है 250 रुपए की थी। आप इस बात को समझिएगा, उसकी घड़ी जो थी वो 250 रुपए की थी। तो ऐसे में जो 4 लाख रुपए वाली घड़ी पहने हुए व्यक्ति था, उसको ये लगा कि ये 4 लाख रुपए की घड़ी लेने के लिए मैंने कितना कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने अपने परिवार से कितना सेक्रीफाइस किया, है ना। मैं घर नहीं रहा, मैं बच्चों के साथ नहीं रहा, मैंने उनका पालन पोषण नहीं कर पाया, मैं हमेशा पैसा बनाने में लगा रहा इस घड़ी को खरीदने के लिए। जबकि ये घड़ी वही टाइम दिखा रही है जो वो 250 रुपए वाले व्यक्ति की घड़ी दिखा रही है। तो ये घड़ी का क्या महत्व। तो वो अपनी घड़ी को खोलता है और फेंक देता है और वो कहता है कि ये जो भौतिकवादी संकल्पना है, इन सबसे परे मुझे संतुष्टि का भाव चाहिए, मुझे अब लोग चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके की सोच उसके मन में डेवलप होती है। तो इसको हम कहते हैं आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल अवधारणा। इसको और दूसरे एंगल से भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको जो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसके कई आयाम हो सकते हैं सोचने के, देखने के, बट एक आयाम ये भी है। अच्छा देखिए, मैंने आपको ये आयाम बताया तो आपकी सोच कैसी होगी। अब चलो मैं इसका दूसरा आयाम आपको बताता हूं। इसी एग्जांपल को लेते हैं और 250 रुपए वाली घड़ी और 4 लाख रुपए वाली घड़ी पहने हुए। तो जो 250 रुपए वाली घड़ी पहने हुए व्यक्ति था, वो उससे कहता है कि भाई साहब, आपकी 4 लाख की घड़ी भी 10:05 दिखा रही है और मेरी घड़ी भी 10:05 दिखा रही है, तो फिर 4 लाख की घड़ी क्यों ली। तो वो उसको जवाब देता है और वो कहता है कि सुन, ये तेरी घड़ी तेरा टाइम दिखा रही है और मेरी घड़ी मेरा टाइम दिखा रही है। 4 लाख मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मेरा टाइम दिखा रही है वो, है ना। तो मेरी समृद्धि को दिखा रही है और तेरी घड़ी
तेरी निम्नता को दिखा रही है, मतलब वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है उस चीज को। तो उसको आप चाहें तो उस कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि भाई वो जितना मतलब आदमी जितनी महंगी चीजों को अपने पास रखेगा तो कहीं ना कहीं वो प्रतिष्ठा का सूचक होती है, तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति का समय दिखा रही होती है कि व्यक्ति जो है भौतिक रूप से आज संपन्न है। तो एक एंगल उन चीजों को देखने का वैसा भी होता है। बट ये तो डिबेट है कि कौन सी बात ठीक है ना? क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण ठीक है या भौतिक दृष्टिकोण ठीक है, ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बता रहे थे सफलता की अवधारणाएं। तो ये 4 प्रकार की मोटी मोटी अवधारणा होती है सफलता की। आप कौन सी अवधारणा को मानते हैं सफलता की, ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सफलता के विभिन्न क्षेत्र। अब सफलता के कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? वित्तीय क्षेत्र में सफलता पाना, कैरियर के क्षेत्र में सफलता पाना, व्यक्तिगत सफलता पाना, या शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाना। कई सारे क्षेत्र हो सकते हैं सफलता पाने के, है ना? तो ये उतनी खास बात है नहीं इसमें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सफलता में योगदान करने वाले कारक, है ना? कौन कौन सी चीजें हैं जो सफलता में योगदान करती है व्यक्ति की। ठीक है, तो पहला यहां पे लिखा है कि व्यक्ति का लक्ष्य जो है स्पष्ट होना चाहिए और उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, तब व्यक्ति जो है आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता है। ये एक फैक्टर होता है सफलता प्राप्त करने का। एक सेकेंड, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, इसको थोड़ा आप अलग तरीके से देखें। मतलब ये थोड़ा टेक्निकल और ये किताबी भाषा है, इसे थोड़ा मैं अलग चीजें बताता हूं आपको। सफलता में योगदान करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर है जो सफलता में योगदान करते हैं, इसको मैं आपको इस स्लाइड पे बताता हूं। ये चीजें उतनी एप्रोप्रिएट नहीं है और ये बुकिस है, मतलब इसको आप ऐसे समझिए, सफलता में योगदान करने वाले कारक, है ना? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, सफलता में योगदान करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं आपकी सक्सेस में पार्टिसिपेट करने वाले या योगदान करने वाले? देखिए, आपकी सफलता में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो योगदान करता है वो है आप। तो सफलता में सबसे पहला कारक है सफलता में योगदान करने वाला स्वयं, खुद। अगर आप ही, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, जो हम पीछे बात कर रहे थे, तो फिर आपको कोई सफल बना ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा फैक्टर है व्यक्ति की सफलता में स्वयं, खुद। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा फैक्टर होता है व्यक्ति की सफलता में जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वहां का समाज। वहां का समाज, समाज व्यक्ति को, जिस तरीके का समाज होता है वो व्यक्ति को उस तरीके से इनलाइटेन करता है, उसको बोध कराता है चीजों के बारे में। तो अगर समाज जो है सफलता के मुकाम पे चढ़ने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है सफल होता हुआ हमें प्रतीत होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करूं, समाज के साथ आप संस्कृति भी लिख सकते हैं। समाज और संस्कृति, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि आपको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्क जकरबर्ग जो यूएसए के सिटीजन है, यूएसए में पैदा हुए हैं, ठीक है। आप एलन मस्क की बात करें, यूएसए के सिटीजन है, यूएसए में पैदा हुए हैं। जब आप भारत और यूएसए को कंपेयर करेंगे तो वहां की संस्कृति और समाज एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में सपोर्ट करता है। तो एलन मस्क अगर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता तो क्या वो कभी एलन मस्क बन सकता था क्या? या कभी मार्क जकरबर्ग भारत के झारखंड में पैदा हुआ तो होता तो क्या वो कभी मार्क जकरबर्ग बन सकता था क्या? तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सफलता में समाज और संस्कृति बहुत बड़ा योगदान देती है। कि आप, समाज ये निर्धारित करता है कि आप किस तरीके के काम करेंगे, है ना? संस्कृति भी आपको कहीं ना कहीं आपके आसपास के वातावरण को निर्धारित करती है कि आप किस तरीके की चीजों में संलग्न होंगे। तो आपकी समाज और संस्कृति जो है वो आपकी सफलता में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। फिर है राजनीति। राजनीतिक व्यवस्था कह सकते हैं हम इसको, है ना? राजनीतिक व्यवस्था भी सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक होती है।
अगर वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति को सपोर्ट करती हुई नजर आती है, जैसे कि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, तो वह अपने एंटरप्रेन्योर को, अपने उद्यमियों को बहुत सारे तरीके के रोजगार करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए स्किल सेट प्रोवाइड करती है, उनको फंड प्रोवाइड कराती है ना, उनके लिए पॉलिसीज बनाती है, उनके फेवर की पॉलिसीज बनाती हैं। तो वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम जो है व्यक्ति को सफल बनाने के लिए एफर्ट करते हैं। तो किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है व्यक्ति को सफल बनाने के लिए। इसके साथ ही वहां की आर्थिक व्यवस्था, है ना, आर्थिक व्यवस्था में वही आ जाएगा, वित्त का प्रबंधन वहां कैसे होता है, पैसे आसानी से मिल जाते हैं कि नहीं, इन्वेस्टर आते हैं कि नहीं, वहां की जो नीतियां हैं वो उद्योगों के या एंटरप्रेन्योर के या जो व्यक्ति विकास करना चाहता है उसके फेवर में है कि नहीं, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो समाज हो गया, संस्कृति हो गई, राजनीतिक व्यवस्था हो गई, वहां की आर्थिक व्यवस्था हो गई, और हमने एक चीज लिखी कि स्वयं स्वयं जो व्यक्ति है सबसे बड़ा फैक्टर होता है सफलता में। और इसके अलावा कोई अन्य फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे भौगोलिक फैक्टर हो सकता है कि जो व्यक्ति है वो एग्रीकल्चर में उसकी बहुत जबरदस्त रुचि है, बहुत जबरदस्त रुचि है, और वो नए नए बीजों का प्रयोग करता है जमीन के अंदर उपजाऊ उगाने के लिए, ठीक है। वो क्रॉस करके नए प्रकार के बीजों को जन्म भी करता है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आप समझ लीजिए। लेकिन वो एक ऐसे एरिया में रहता है, राजस्थान के मान लीजिए धौलपुर में रहता है, तो वहां तो रेतीली जमीन है, वहां उपजाऊ जमीन है ही नहीं, तो वहां का जो भूगोल है उस व्यक्ति की क्षमताओं को बनने ही नहीं देगा। उस व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं वो उस लेवल पर जाके कभी सफल हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि वहां का भूगोल उस चीज को अलाउ नहीं करता। तो जो भौगोलिक बाधाएं है ना, वो व्यक्ति की सफलता में रिस्पॉन्सिबल होती है, फैक्टर होती है ना। भूगोल एक फैक्टर होता है व्यक्ति के सफलता में। अगर भूगोल उसका साथ देता है तो व्यक्ति सफल होने की क्षमता व्यक्ति में ज्यादा होती है। भूगोल को उस कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं, जब आप देखते हैं व्यक्ति का सफल होना व्यक्ति के दिनचर्या, जीवन, उसके वातावरण, एटमॉस्फेयर, पर्यावरण, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति के आसपास का वातावरण प्रदूषित है, वहां का भूगोल जो है एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है उसकी प्रोडक्टिविटी है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। तो व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो हम कहें कि एक पर्यावरणीय कारक, इसको हम कह सकते हैं पर्यावरणीय कारक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है व्यक्ति की सफलता में। अगर पर्यावरण उसके सपोर्ट में है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति सफल हो सकता है। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर प्रशासनिक मशीनरी भी इसी के अंदर आ जाएगी। तो खुद समाज, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, भौगोलिक और पर्यावरणीय कारक। भौगोलिक बाधाएं ना लिख के भौगोलिक कारक लिखें तो ज्यादा ठीक है, ये है ना। भौगोलिक कारक भी व्यक्ति की सफलता में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सब कारक हैं जो व्यक्ति की सफलता में रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा जो कारक है व्यक्ति की सफलता में वो स्वयं है। वो स्वयं, आप अमेरिका में पैदा हुए या बस्तर में, ये बात सेकेंडरी है और ये आपके हाथ में भी नहीं है। लेकिन आप खुद के प्रति, आपका आत्मविश्वास कितना है, आप खुद के प्रति कितने जागरूक हैं, आप में कितनी निरंतरता है, कितनी दृढ़ता है, कितनी तत्परता है चीजों को लेकर, आपके अंदर किसी चीज को जानने की कितनी इच्छा शक्ति है ना, वो सब ज्यादा फैक्टर करती हैं, ज्यादा मैटर करती हैं कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो व्यक्ति की सफलता में ये फैक्टर जो है कुछ योगदान करते हैं, है ना। अब ये स्वयं वाला जो फैक्टर है इसके अंदर बहुत सारे, कई सारे फैक्टर आते हैं। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्वयं जो व्यक्ति है वो सफलता के लिए इनको यूज कर सकता है। जैसे स्वयं के अंदर देखें तो अनुशासन एक फैक्टर होता है जिसके कारण व्यक्ति आसानी से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। फिर हो गया दूसरा निरंतरता, फिर हो गया अभ्यास, एक फैक्टर है ना। अभ्यास एक फैक्टर है जिसके कारण जो है व्यक्ति कर सकता है। अभ्यास, अनुशासन हो गया, निरंतरता हो गया, अभ्यास हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक फैक्टर और दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प
ठीक है, आशावादिता, व्यक्ति का आशावादी होना, दृढ़ संकल्प, किसी कार्य के प्रति संकल्प ले लिया कि मुझे ये कार्य करना ही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है व्यक्ति के सफलता में। आशावादिता, ऑप्टिमिस्टिक रहे, हमेशा आशावादी रहे, थके ना, तो एक ये फैक्टर होता है व्यक्ति की सफलता में। ठीक है, और भी कई हो सकते हैं, मुख्य रूप से इनको हम याद रख सकते हैं, और भी कई हो सकते हैं, आप देख लीजिए, है ना, पर ये तो कम से कम एटलीस्ट आपको याद रखना ही है। तो ये फैक्टर है व्यक्ति के। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है व्यक्ति की सफलता को में लेकर, जिसको हम अदृश्य कारक के रूप में जानते हैं या कह सकते हैं। मतलब सभी गुण होते हुए, सभी चीजें करते हुए भी कई बार ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है जो सफल नहीं हो पाते हैं, या उसी सफलता में वो कई प्रयास करने के बाद सफल होते हैं। इसको इस एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए कि एक व्यक्ति अपने घर पे बोर कराता है, और वो जो है बोर कराता है तो उसको 200 फीट पे पानी मिल जाता है। ठीक है, उसका पड़ोसी बोर कराता है, उसको भी 200 फीट पे पानी मिल जाता है, उसका पड़ोसी उस तरफ बोर कराता है, उसको भी लगभग 200 फीट पे पानी मिल जाता है, सबको मिल जाता है। एक व्यक्ति है जो बोर कराता है और उसको जो है, जो पानी है वो 500 फीट तक भी नहीं मिलता है, 600 फीट तक। अब ये ज्योग्राफिकल कारक हो सकता है पानी नहीं मिलने का, बट उस व्यक्ति को तो पता नहीं था, तो व्यक्ति ने काम वही किया जो सब 500 लोगों ने किया, लेकिन एक व्यक्ति को रिजल्ट नहीं मिला उसके अनुरूप जो काम किया। फिर व्यक्ति ने दूसरी जगह बोर कराया, उसको वहां भी पानी नहीं मिला, तीसरी जगह बोर कराया, उसको वहां पानी मिला 200 फीट पे। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि व्यक्ति ने समझदारी से उस जगह को चूज नहीं किया, सभी ने तो रैंडम की थी, उसने भी रैंडम कर ली जगह चूज, है ना, और सभी ने जिस सीरीज में बोर हुए हैं उसी सीरीज में उसने भी बोर कराया था, लेकिन पानी नहीं निकला, उसका दूसरी जगह पानी निकला। तो अब कहने का मतलब यह है कि आप सारे फैक्टर को ध्यान में भी रखा, सब स्टडी की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो कुछ इनविजिबल विजिबल फैक्टर हो सकते हैं जो ह्यूमन की समझ और सोच के परे हैं, जो व्यक्ति को सफल बनाती हैं। एग्जाम के कंटेक्स्ट में भी ये बात उतनी लागू होती है कि व्यक्ति एक स्टूडेंट है, वो निरंतर पढ़ाई करता है, अनुशासित है, रिवीजन करता है, धैर्य है, उसके पास संकल्प है, सब कुछ है, लेकिन बार बार एग्जाम को फेल करता है, 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से। और 2-4 नंबर क्या होते हैं, 2-4 नंबर कौन सी बड़ी बात है, एक गोला इधर उधर हो गया ऊपर नीचे, और या एक आंसर को चेक करने वाला जो व्यक्ति है उसका ही मूड कैसा है, उस पर ही 10-20 नंबर आगे पीछे हो जाते हैं, है ना। इंटरव्यू में आपसे पूछने वाला और आपके थॉट अगर अलाइन हो गए तो आपके 10-20 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो कितनी सारी चीजें होती हैं सक्सेस की, तो पर ये जो चीज है इनविजिबल है, जो वो आपके हाथ में नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सफलता का एक अदृश्य कारक होता है और हो सकता है जो व्यक्ति को शायद सफल कराने में पुश करता है, जिसको आम भाषा में हम भाग्य के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो कारक है, ये ऐसा नहीं कि विद्यार्थी भाग्य के ऊपर निर्भर हो जाए। एक स्तर तक सफलता पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके हाथ में चीजें नहीं होती। और भगवत गीता में भी इस बात का संदेश दिया गया है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है। इसलिए आपका काम है पढ़ना, मेहनत करना। आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। हो सकता है आप किसी और चीज के लिए बने हो, डेस्टिनी आपको कहीं और ले जाना चाहती हो, क्योंकि एक इनविजिबल फैक्टर तो है सक्सेस का, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। एटलीस्ट कुछ समय बाद तो नहीं कर सकते। अभी आप नई उम्र में हो तो शायद कर भी दो, लेकिन आप जब उम्र के बड़े पड़ाव पे जाएंगे, 35, 40, 45 साल के हो जाएंगे, तब तो आप कम से कम इस बात को जरूर मानेंगे, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मानेंगे कि कुछ फैक्टर होते हैं सक्सेस के। और इस चीज को आप अवलोकन कीजिए, अपने आसपास के लोगों में देखिए कि जो व्यक्ति जहां है, क्या वो सच में वहां जाना डिजर्व करता था क्या, और जो व्यक्ति वहां बिल्कुल नीचे है, क्या उसके पास कुछ क्षमताएं थी कि नहीं थी, है ना। इस बात का जरूर आप अवलोकन कीजिएगा, है ना। ठीक है, तो हम कह रहे थे सफलताओं के कारक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से कारक है, हमने एक एक करके उनको देख लिए। अब बाधाएं क्या सफलता प्राप्त करने में, देखिए अब सफलता प्राप्त करने में सामाजिक बाधाएं, सांस्कृतिक बाधाएं, जैसे हमने कहा था आपसे कि समाज अगर आपको सपोर्ट नहीं करता, वहां की संस्कृति सपोर्ट नहीं करती, तो भाई आप क्या खाक डेवलपमेंट करेंगे, खाक विकास करेंगे अपना। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोई कैसे 5,000 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए सोच सकता है जो रोटी पानी से जूझ रहा है ना। तो वहां का समाज और वहां की संस्कृति एक बहुत बड़ा कारण। राजनीतिक चेतना, राजनीतिक सपोर्ट होगा तभी आप उस तरफ कर पाएंगे। राजनीति में राजनीतिक पॉलिसियां जो हैं आपके फेवर में नहीं होंगी तो आप कैसे विकास करेंगे, देश का व्यक्ति कैसे विकास करेगा। ठीक है, फिर है वित्त संबंधी, है ना।
उस देश में फाइनेंशियल एसेट्स आपके पास उपलब्ध होंगे, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे ब्रिटिश शासन में, इतिहास में बहुत अपनी रुचि रखते थे। उनको एक मोहर मिलती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो मोहर होती है, और उस मोहर के ऊपर एक बैल की आकृति होती है और उसके पीछे साइड 6 अक्षर लिखे होते हैं, जो कि पिक्टोग्राफिक चित्रात्मक लिपि में लिखे होते हैं। तो वो जानने की उनकी बहुत इच्छा होती है कि भाई ये है क्या। लेकिन अंग्रेजी शासन उस समय 1856 में 1857 का युद्ध होने वाला था, इन चीजों को अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी कि वो उस तरफ पैसा लगा सके। तो वो शोध कब जाके संपन्न हुए? 1921 में जाके फाइनली दयाराम साहनी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज होती है, जबकि 1856 में इस बात के प्रमाण हमें मिलना शुरू हो गए थे। उसी टाइम में जब रेलवे की खुदाई हो रही थी तो बड़ी मात्रा में पकी हुई ईंटें मिली थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब तक वित्त नहीं होगा तब तक व्यक्ति शोध नहीं कर सकता, विकास के बारे में आप सोच ही नहीं सकते, है ना, सफलता के बारे में सोच नहीं सकते। तो सफलता आपको कब प्राप्त होगी? जब वित्त संबंधी व्यवस्थाएं आपके फेवर में होंगी। और व्यक्तित्व, कई बार ऐसा होता है कि सब चीजें उपलब्ध होती हैं लेकिन व्यक्ति जो है अंदर से ही थका हुआ रहता है, हारा हुआ रहता है, अनुशासित नहीं होता, उसकी संगति जो है वो ठीक नहीं होती, है ना। तो ये एक प्रकार की बाधा होती है व्यक्तित्व के रूप में, जो व्यक्ति को सफलता से दूर करती है। अब व्यक्तित्व बाधाओं के अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, वहां व्यक्तित्व सफलता के लिए व्यक्ति बहुत जिम्मेदार है, और उसके लिए हमें किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, एक बार आप फिर से देख लेते हैं। व्यक्ति की सफलता के लिए उसको अनुशासन चाहिए, निरंतरता चाहिए, अभ्यास चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, और उसको आशावादिता चाहिए, आशावादी होना चाहिए। अब अगर व्यक्ति फेल करता है तो जिसके अंदर अनुशासन नहीं होगा, निरंतरता नहीं होगी, जो अभ्यास नहीं करेगा, संकल्पित नहीं होगा, जिसके अंदर धैर्य होना चाहिए स्वयं में, है ना, जिसके अंदर धैर्य नहीं होगा, आशावादी नहीं होगा, नकारात्मक सोच जिसकी होगी, तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति फेल करेगा। यही सारे पॉइंट हमने यहां डाल रखे हैं। देखो, सफलता में बाधाओं के बाद हमने लिखा है आपको कि जो व्यक्तिगत बाधाएं हैं उसमें कौन कौन सी व्यक्तिगत बाधाएं कौन कौन सी है, कौन कौन से वेरिएंट्स हैं। तो आत्मविश्वास की कमी, असफलता का डर कि भैया मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अनुशासन की कमी, फोकस की कमी, नकारात्मक सोच, समर्थन संसाधनों की कमी। हाँ, एक ये अलग पॉइंट है कि संसाधन, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति बहुत स्किलफुल होता है लेकिन रिसोर्सेज ही उपलब्ध नहीं होते, तो रिसोर्सेज, संसाधन उपलब्ध ना होने के कारण व्यक्ति फेल कर जाता है। और नकारात्मक प्रभावों से निकटता, जो मैंने कहा कि संगति, आपकी संगति अगर नेगेटिव है तो निश्चित तौर पे आप फेल करेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और अनुकूलन क्षमता का अभाव, कि जो व्यक्ति है अपने आप को परिस्थिति के अनुसार एडॉप्ट नहीं कर पाता, इसलिए फेल कर जाता है। जैसे वो बस्तर के जो कलेक्टर के बारे में बता रहा था, अगर वो उस एडॉप्ट नहीं करते उस कल्चर को, वहां जाकर नहीं रुकते, उनके साथ वो संबंध स्थापित नहीं करते, तो निश्चित तौर पे जो है वो कभी काम नहीं कर पाते, या तो उनको वापस आना पड़ता, या हो सकता है उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती। तो कहें कि जो अनुकूलन की क्षमता है वो व्यक्ति को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है ना। तो ये जो है हमारे कुछ टॉपिक हैं जिनको आज हमने देखा। अगला जो हम टॉपिक है अगली क्लास में वो हम देखेंगे। इसके बाद यहां हमने क्या क्या देख लिया, समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास देख लिया, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक देख लिए, सफलता की विभिन्न अवधारणाओं को देख लिया, सफलता प्राप्त करने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं इनको देख लिया, और सफलता के लिए कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल हैं इनको भी हमने देख लिया, है ना। अब कल की क्लास में हम देखेंगे असफलता से सीखना, कि असफलता से हम कैसे सीख सकते हैं और कैसे हम असफलता को जो है अवसर के रूप में देखकर एक नई अपॉर्चुनिटी को पैदा कर सकते हैं सकारात्मक सोच के साथ, है ना। इसको हम शुरू करेंगे हमारी अगली क्लास में, जिसमें हम यहां से चालू करेंगे असफलता से सीखना, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि सरकारी योजनाओं में वो कौन से चैलेंजेस हैं जिसके कारण सरकारी योजनाओं का ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम ये जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं इन पर मैं आपको कुछ फैक्ट और दृष्टिकोण देने की कोशिश करूंगा, है ना। इस प्रकार हम 3 क्लासेस में इस यूनिट को समअप करेंगे। तो एक पार्ट हमने कर लिया है, कल की क्लास में इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, और परसों हम इस टॉपिक को खत्म कर ले जाएंगे, इस यूनिट को खत्म कर ले जाएंगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।